हम लोग ने अलंकार पढ़ा हुआ था ना, इंग्लिश में भी वैसे ही होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो हम लोग एक-एक करके यहाँ सभी पढ़ेंगे जो भी, क्योंकि अपने पेपर में डिस्कस कर रहा था तो उसमें बात आ रहा था सिमिली, मेटाफर और ये सब चीज़ें। तो फिर उसको एक-एक करके सबको डिस्कस करते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। तो क्या है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, आपने वो फील आया आपको ना कि कैसे होता है फिगर ऑफ स्पीच? हुँ? अलंकार को देखकर जो मैंने बताया अभी, काजल? हाँ, तो देखिए, यू विल लर्न द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच: similes, metaphor, personification, hyperbole, लिटोटस एंड मेटोनमी। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले एंड लिटोटस एंड मेटोनमी, तो सबको इन लोग को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें इनको जानने से पहले, बट फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज? तो आप हिंदी में देखते हो ना लिटरल मीनिंग, आप बोलते हो ना कि लिटरल मीनिंग पे मत जाओ, तो अपने दोस्त से बोलते हो ना लिटरल मीनिंग पे मत जाओ ना। तो क्या होता है, लिटरल एक मीनिंग होता है, तो पहले देखते हैं लिटरल क्या होता है और फिगरेटिव क्या होता है, क्योंकि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो जो लिटरल नहीं है फिगरेटिव है। तो इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, इंग्लिश में क्या है, लिटरल है और फिगरेटिव भी हो सकता है कोई सेंटेंस। तो देखो, लिटरल मीन्स क्या होता है, the actual dictionary meaning of words language that means what it happens to mean or what it appears to mean। लिटरल का मतलब ये हुआ कि जो दिखता है वही होता है, ठीक है, उसमें कोई भी डीप मीनिंग नहीं होती है। जो सामने लिखा गया है सीधा साफ उसका मतलब वही, और कुछ नहीं। जैसे अवॉइडिंग एग्जैगरेशंस, मेटाफर और एम्बेलिशमेंट होता है। इसमें अवॉइड करते हैं किसी चीज़ को, ना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ना आयरनी बोलते हैं, ना ऑक्सीमोरन बोलते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो मीनिंग होता है डायरेक्ट होता है, उसमें कोई भी हिडन मीनिंग नहीं होता है, कोई उसका डीप में मीनिंग नहीं होता है। जो होता है सामने से ही डायरेक्ट होता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, हाँ, तो जैसे आप एग्जांपल देखो, इट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज वर्ड फॉर वर्ड, पूरा वर्ड बाय वर्ड वही होगा जो कहा गया है। लाइक एग्जांपल वन, द यूएस इज लार्ज कंट्री। काजल? हाँ, यूएस इज लार्ज कंट्री, तो इसमें सीधी क्या बात है, यूएस बड़ा देश है, इसमें कोई डीप मीनिंग है नहीं। नहीं इसको आपको सोचने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत है, जो बोला गया है सीधा वही उसका मतलब है। फिर दूसरा है, व्हाट डज इट मीन, एग्जैक्टली व्हाट डज इट से, जैसा कि मैंने बताया इसका क्या मतलब है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है वही मतलब है, द यूएस इज ए लार्ज कंट्री। फिर दूसरा है कि एग्जांपल देख लो, द वेदर इज ब्यूटीफुल टुडे। वेदर क्या है, आज का बहुत अच्छा है, तो जो इसको कहा गया है वही इसका मतलब हुआ। ये क्या है, ये लिटरल है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं फिगरेटिव आता है, तो फिगरेटिव वो आता है ना जिनकी मीनिंग क्या होती है, लैंग्वेजेस दैट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज। यानी जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसका क्या होता है, उसके डीपर मीनिंग होता है। जैसे कोई बोलता है ना कि वो हाथी जितना मोटी है या हाथी जितना मोटा है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इसका डीप मीनिंग है ना। अब कुछ हाथी जितना तो मोटा हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको फिगरेटिव करके बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप एग्जांपल देखो, हाँ, बेस्ड ऑन द मेकिंग यूजेज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल जो होते हैं फिर उसे रिप्रेजेंटेड बाय ये फिगर और सिंबल, इसको फिगर यूज कर लेते हैं, सिंबल यूज कर देते हैं, जैसे लाइक हो जाता है, एज हो जाता है, ये सब चीजें। इन इन अदर वर्ड, फिगर इट आउट, देयर इज a डीपर मीनिंग हिडन इन द वर्ड्स। मान लो जिसको लैंग्वेज की समझ नहीं है, जिनको लैंग्वेज कम दिन से पढ़ रहे हैं, जिनको लैंग्वेज पता नहीं है, तो उसका डीपर मीनिंग होता है कुछ मतलब में। तो जैसे कोई बोल दिया कि अरे क्या वो एकदम कोयले जितना काला है, तो इसमें क्या है, इसका डीपर मीनिंग है कोयले जितना काला है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि एकदम कोयला है। या कोई ऐसा बोल दिया कि आप चांद जितनी सुंदर हो, ये सुंदर है, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि एकदम चांद जितनी आप क्या हो गई, एकदम आप चांद हो गई है। कोई बोलता है ना कि आप मेरे लिए, आप मेरे सूरज हो, तो फिर कोई बोलता है ना कि आप मेरी दुनिया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि आप ही उसके दुनिया हो गए, वो क्या बोलता है,
फिगरेटिव बोलता है, तो उसके पीछे एक डीपर मीनिंग होती है जिसको हमें समझना होता है। तो उसमें से आप देखो जैसे एग्ज़ाम्पल है, फ्रेग्रेंस ऑलवेज स्टेज इन द हैंड दैट गिव्स द रोजेस। व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन यू हैव ए स्मेली हैंड? क्या इसका मतलब है? कि ये जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, फ्रेग्रेंस ऑलवेज स्टेज इन द हैंड्स दैट गिव द रोजेस। इसका मतलब क्या है कि आपका हाथ खुशबूदार है। काजल, काजल। हाँ, तो इसका मतलब बताओ, जैसे देखो इसमें लिखा गया है ना, एग्ज़ाम्पल है, फ्रेग्रेंस ऑलवेज स्टेज इन द हैंड्स दैट गिव्स द रोजेस। ठीक है? आपको स्क्रीन पूरी अच्छे से दिख रही है ना? हाँ, तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप जो हाथ हैं वो कैसे हैं, इस मतलब सुगंधित हैं, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। व्हाट डज़ इट मीन? गिविंग टू अदर्स इज़ अ ग्रेजियस एंड गुड फीलिंग ऑफ गिविंग स्टेज विथ यू। ठीक है? जो ये लिखा गया है, फ्रेग्रेंस ऑलवेज स्टेज इन द हैंड दैट गिव्स द रोजेस, इसका मतलब क्या हो गया? जो दूसरे किसी को कुछ गिफ्ट देना, किसी का हेल्प करना, क्या होता है? ग्रेसियस है। और उससे हमको क्या होता है, हमेशा हमको अच्छा फील होता है। तो यानी जो लोग किसी चीज़ को डोनेट करते हैं, कोई पुअर्स को कुछ देता है या कोई मतलब जो देने वाले होते हैं ना, तो उनके हाथ के लिए बोला गया है, फ्रेग्रेंस ऑलवेज स्टेज इन द हैंड दैट गिव्स द रोजेस। तो देखो इसका कितना अच्छा डीप मीनिंग है। इसका कहीं से मतलब ये नहीं है ना कि कोई मतलब रोज़ दे रहा है या कोई हाथ से मतलब हाथ से मीनिंग है कि हाथ स्मेली है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, इसमें ये बोला गया है ना कि हमेशा उनके हाथ मतलब वो होते हैं जो दूसरे किसी को देते हैं, जिसे डीपर मीनिंग है। आप इसको फ़ील कर पा रही हो ना सलोनी? हाँ, फिर उसके बाद सो रीड बिटवीन द लाइन्स बिकॉज़ नॉट एवरीथिंग इज़ एज़ इट अपीयर्स। इनको क्या करना है, इनको अच्छे से मतलब ऐसे जब आएँगे फिगर आप फिगरेटिव कहीं पे लैंग्वेज रहेगा तो उसको अच्छे से हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ वैसा ही नहीं है जैसा दिखता है। जैसे कि मैंने दे अभी कहीं लिखा हुआ है कि आप तो मेरे लिए चाँद हो, तो इसका मतलब कहीं से ऐसा थोड़ी होगा कि आप मेरे लिए चाँद हो, एकदम मतलब चाँद हैं आप। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप मतलब चाँद जितनी हैं मेरे लिए सुंदर हैं, ये सब बातें हैं, तो उसके जो होता है डीपर उसके मीनिंग है। फिर यहाँ पे देखो, ये आप सुनी होगी कई बार कॉन्फ्रेंस होता है, चाहे कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होता है या टीवी में कोई शो आता है, तो बार-बार ये वाला सुनी हो ना आप, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर। ऐसे आता है कि नहीं? पुट योर हैंड्स टुगेदर ऐसे बार-बार टीवी में एंकरिंग टाइप अनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें सभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन जितने हैं सभी अपने हाथ को एक साथ एकदम पकड़ लें, हाथ पकड़ के रख लें। बिल्कुल भी ऐसा म मीनिंग नहीं हुआ ना? जैसे पी मैंने बताया ना कि कैसा होता है, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कुछ मतलब बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ सीरियस बात मतलब हम बताने जा रहे हैं, कुछ अनाउंस होने वाला है, जिसका सबको इंतज़ार था। ये सब इसका डीपर मीनिंग है। तो फिगरेटिव में क्या होता है, एवरीथिंग नॉट एज़ इट अपीयर, ठीक है? जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, उसके पीछे डीपर मीनिंग होता है। और हाँ, तो इसे हाथ पकड़ने से और इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, कुछ ज़रूरी है। फिर उसमें देखो, अब पहला आपका एक एग्ज़ाम्पल है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमिली। इसको क्या बोलते हैं, सिमिली। तो फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच ए कंपैरिज़न इज़ मेड बिटवीन अनलाइक और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है? तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, अनलाइक और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, कंपैरिज़न किया जाता है। कैसे वर्ड्स को यूज़ करके, जैसे एक वर्ड होता है लाइक, एज होता है, ठीक है? तो आप कह सकते हो ना, एज ब्लैक एज कोल्ड, मैंने सब लिखवाया था ना आपको ग्रामर में, एज ब्लैक एज कोल्ड, फिर एज व्हाइट एज स्नो, ये सब तो वो किसके पार्ट है, वो फिगरेटिव है। उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोल है फिर आइस है, कुछ नहीं मतलब है। उसका मतलब ये है कि वो कैसे है, सिमिली है, उसका डीपर मीनिंग है कि नहीं? मैं आपको जैसे कोई बोलता है कोई लड़की बहुत गोरी है तो बोलते हैं एकदम दूध जितनी गोरी है, तो व्हाट डज इट मीन? अब क्या उसका मतलब है? हाँ, तो फिर ऐसे समझ रही हो ना आप इसका क्या डीपर मीनिंग है। तो इसमें क्या है, इसमें सिमिली है। तो काफ़ी तरह जो पोएट्स होते हैं, जो नॉवेल के जो राइटर होते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इससे लैंग्वेज क्या हो जाता है, इससे लैंग्वेज क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव होता है। अलंकार, मैंने बताया था ना अलंकार का मतलब क्या होता है,
ज्वेलरी, ठीक है? ज्वेलरी फॉर लैंग्वेज और ज्वेलरी ऑफ ए लैंग्वेज। तो इसीलिए लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो सिमिली अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स आर लाइक पैराशूट्स, ठीक है? इसमें क्या बोला गया है सलोनी फ्रेंड्स आर लाइक पैराशूट। तो फ्रेंड्स को कैसा बोला गया है लाइक पैराशूट्स। तो इसमें जो सिमिली होगा इसको पहचानना बहुत आसान है। इसके बीच में क्या आएगा इज आया रहेगा, लाइक आया रहेगा। तो उसको आप समझ जाओगे कि इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो पूछता है ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो जैसे दिया गया है कि फ्रेंड्स आर लाइक पैराशूट्स। तो इसमें क्या है सिमिली है क्योंकि इसमें लाइक यूज हुआ है, एज यूज हुआ है, दो डिसिमिलर थिंग है उनकी कंपेरिजन हुआ है। तो अब बताओ इसमें लिटरल मीनिंग तो है नहीं। व्हाट डज इट मीन कि हम लोग फ्रेंड्स लाइक पैराशूट है तो अपने फ्रेंड को पीठ पे बांध के और एरोप्लेन से छलांग लगा देंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फ्रेंड्स है वो हमारे लिए पैराशूट जैसे है। यानी हमारा जो हमारी डिफिकल्ट टाइम होती है या हमारे कभी प्रॉब्लम में रहते हैं, कोई डिफिकल्टी होती है तो हम लोग क्या करते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे हमें हेल्प करते हैं कि नहीं, हमारे सहारा बनते हैं। तो हमारे लिए वो कैसे हैं पैराशूट्स के जैसे हैं। आप समझ रही हो ना सलोनी? हाँ। तो इसका फिर डज दिस मीन दैट आई शुड जंप आउट ऑफ द एरोप्लेन विथ माय फ्रेंड्स स्ट्रेप टू द बैक? एब्सोल्युटली नॉट। इसका कहीं से ये मतलब नहीं हुआ कि मेरा फ्रेंड पैराशूट है तो उसको मैं पीठ पे रख के कूदने वाला हूँ या रियल में। तो उसका कंपैरिजन पैराशूट से किया गया है तो इसका डीपर मीनिंग है। अब मान लो रोबोट को बोल दो कि माय फ्रेंड्स आर लाइक पैराशूट। तो रोबोट फिगरेटिव उसको नहीं पता है, वो इतना अच्छा से ट्रेंड नहीं है। तो वो मान लेगा कि इसके सारे दोस्त कैसे हैं ना पैराशूट हैं। तब जब भी डालोगी पैराशूट का कोई ब्रांड का नाम डालोगी, जैसे मान लो कोई कंपनी है उसका नाम ए है तो डालोगी पैराशूट जैसे ए लिखोगी तो रोबोट तुरंत बता देगा कि ये तुम्हारा फ्रेंड है। क्योंकि उसको फिगरेटिव सेंटेंस उसको ट्रेंड नहीं है, उसको फिगरेटिव नहीं पता है। लेकिन आप किसी इंसान से बोलोगी बात करते हुए कि माई फ्रेंड्स आर लाइक पैराशूट फॉर मी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे जो दोस्त हैं मेरे लिए काफी वो हैं, हेल्पफुल हैं। आप कोई बोलता है ना कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान है। हम्म, माई फादर इज लाइक गॉड फॉर मी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऐसे थोड़ी है कि आपके पापा भगवान है, क्योंकि भगवान तो कोई और है। लेकिन आपके आप बोल रही हो ना उनके लिए कंपेरिजन कर रही हो, डिसिमिलर थिंग है। फिर भी उनका इसमें लाइक और एज आके कंपेरिजन हो रहा है। तो इसका जो मीनिंग है वो समझना है, इसमें डीपर मीनिंग है। तो इसी को फिगरेटिव है, ठीक है। जो लिटरल था उसमें कुछ हो नहीं था, जो डायरेक्ट लिखा गया था उसी उसका वही मीनिंग होता था। तो ये आप देख ली। हम्म, ठीक है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन है, मैंने ये सब बता दिया आपको। फिर जो दूसरा है क्या है मेटाफर है, ठीक है। सिमली के बाद क्या आता है काजल? मेटाफर, ठीक है। तो जो मेटाफर है ये क्या होता है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज ड्रॉन बिटवीन टू डिसिमिलर और अनलाइक थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। तो देखो ये भी एकदम सिमिली जैसा ही है, उसमें भी अनलाइक है और डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन क्या है ना सिमिली में लाइक और एज बीच में एक कीवर्ड जैसा आ जाता है। लेकिन मेटाफर में ना एकदम लाइक और एज नहीं बोला जाता, एकदम डायरेक्ट उसी को बोल दिया जाता है। आप समझ रहे हो ना, जैसे आप कोई बोले ना कि आपका चेहरा चांद जैसा है और कोई बोले कि आपका चेहरा चांद है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपका चेहरा चांद जैसा है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें चांद जैसा बोला गया है ना, उसमें लाइक और एज कीवर्ड्स आ रहे हैं तो कैसा है वो सिमिली है। और कोई बोलेगा कि आप ही चांद हो, आपका चेहरा चांद है, डायरेक्ट बोल दे रहे हो। जैसे आप हिंदी में पढ़े हो ना यमक अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक है सलोनी काजल। उसी तरह से इसमें है। तो जो इसमें लाइक है और एज है ये नहीं आता है, लेकिन कंपैरिजन उसी टाइप का रहता है मेटाफर में भी। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल देखो। एग्जांपल ए गुड लॉफ इज सनशाइन इन ए हाउस। देखो ए गुड लॉफ इज सनशाइन इन ए हाउस। डज दिस मीन दैट लॉफ इज एक्चुअली लाइट फ्रॉम द सन? क्या होता है इसका मतलब क्या एक्चुअली यही हुआ कि ए गुड लॉफ इज सनशाइन इन ए हाउस,
कि क्या इसका मतलब हुआ कि मतलब घर में सन रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, जो रियल में सूरज भगवान है वो आ रहे हैं, इसका नहीं मतलब हुआ ना, एब्सोल्युटली नॉट। इट मींस दैट लव इज लाइक ए सनशाइन और फीलिंग ऑफ हैप्पी। ठीक है, तो ऐसा ही ना होता है कि लोग जैसे खुश रहते हैं तो घरों में एक ऐसा रहता है कि सनशाइन जैसा रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब पूरा सूरज भगवान उतर आए यहाँ पे घर में, उनकी रेज आ रही हैं, तो उस तरह से कुछ नहीं है, तो इसका देख लो। फिर a good love is being compared to sunshine by the saying that is sunshine love। इसमें जो ज्यादातर होता है ना, जो मेटाफर होता है और सिमिली में क्या डिफरेंस है, तो सिमिली में इज और लाइक करके आएगा, और जो मेटाफर है ना उसमें इज करके आएगा, डायरेक्ट बोल दिया गया रहेगा, उसमें ये भी नहीं बताया जाएगा कि उस जैसा भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसी को बोल देंगे, तो इसमें क्या है, मेटाफर है। फिर a good love and sunshine are dissimilar and unlike things being compared to each other। तो इसमें भी मेटाफर में भी डिसिमिलर और अनलाइक हैं, लेकिन सिमिली मेटाफर में अंतर आपको समझ आ गया ना। उसमें क्या रहेगा ना, सिमिली में जैसा बोला जाएगा कि आप वो कोयला जितना काला है, कोयला जैसा काला है, और इसमें क्या बोला जाएगा, मेटाफर में डायरेक्ट बोल दिए वो कोयला है, डायरेक्ट एक ही बार में इज रहेगा, इसके बीच में इज लाइक कम ऐसे तरह नहीं रहेगा, लेकिन दोनों में डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का एक कंपैरिजन है। आप समझ रही हो ना सलोनी, दोनों में डिफरेंस। हाँ, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, सनशाइन ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू पीपल, इट ब्राइटन्स अप रूम या हाउस और वेयर एवर इट्स रेज स्ट्राइक। फिर उसके बाद तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एनिमल्स आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्म। तो क्या होता है ना, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, उसमें किसी भी होता है ना इन विच एनिमल आइडियाज ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो एनिमल होते हैं या कोई आइडिया है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बोला जाता है ना, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा उसे ह्यूमन जैसा उसको कंपेरिजन करके बोल दिया जाता है पर्सोनिफिकेशन में, यानी पर्सोनिफाइड किया जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन इसलिए है, इसके नाम में भी देखो पर्सन है, यानी किसे किसके जैसा बोला दिया जाएगा, ह्यूमन जैसा बोल दिया जाएगा। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल देखो तब समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री bowed and waved to me in the wind। जैसे आप हवा चल रही है तो जो पेड़ है वो क्या होंगे, अपने हवा के हिसाब से अपने पूरे पूरा एकदम लहरा रहे हैं, झुक रहे हैं, और आप पेड़ के पास खड़ी हो, तो इसका मतलब क्या, कहीं से ऐसा हुआ क्या कि पेड़ आपको देख के और आपको मतलब आपके लिए नतमस्तक हो रहा है, सर झुका रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। Does this mean a tree actually recognized I was there and acknowledged me by taking a bow and waving to me? तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कहीं से, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे ट्री के पास आप खड़ी हो तो अपना वो अलग है, लेकिन वो क्या हो रहा है ना, उसमें बोल दिया गया है, आप बोल रहे हो ना कि ये पेड़ है, मतलब द ट्री bowed and waved to me in the wind, इसका मतलब समझ रही हो आप सलोनी। पर्सोनिफाइड जिसे पेड़ को इसमें किसके जैसा बोला जाता है, इंसान जैसा बोला जाता है, क्योंकि इंसान का ना कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मंदिर में बाइट करता है, कोई किसी का मतलब वो करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और या कोई चीज जरूरत पड़ती है किसी का, तो है सर झुकाना। तो the tree is being given the human characteristic or actions of waving and bowing। The tree is being personified, it now it has a character। तो पेड़ को किसके जैसा बोल दिया गया है, पर्सन जैसा बोला गया है, इसको पर्सनिफाइड कर दिया गया है, ह्यूमन बींग जैसा इसको बोला गया है। जैसे मैंने बताया था ना उसमें कि मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, बताया था कि नहीं हिंदी में पढ़ाते हुए। तो मानो झूम रहे हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब डांस तो इंसान करता है ना, पेड़ कैसे डांस कर सकता है, लेकिन उसको डांस करने के लिए बोला जा रहा है, उसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है कि इंसान जैसा वो डांस किया कर रहा है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी यही है, अगेन अनलाइक ए डिसिमिलर का इसमें भी वो है, रिलेशनशिप है, तो इसमें ट्री को क्या बोल दिया गया है, पर्सन बोल दिया गया है पर्सोनिफिकेशन में भी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने बता दिया, सिंपली ड्रॉज द पिक्चर इन आवर माइंड दैट इट मस्ट बी एक्सट्रीमली windy way for the trees branches to wave and the trunk to bend as it was flowing। ठीक है, the tree is being given the human characteristics or action of the waving and bowing, the tree is being personified, now it has
करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं, आपको पर्सनिफिकेशन समझ में आ गया काजल? ठीक है। हाँ, तो उसके बाद एक होता है हाइपरबोले। तो इसमें देखो, इसमें भी आप हिंदी में थोड़ा रिलेट करके समझो ना, हाइपर इंग्लिश का नहीं समझो। इसे बोलते हैं ना कि बहुत हाइपर बोलते हैं वो, तो इसमें क्या है, हाइपरबोली मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, समझ रही हो ना? जैसे हम मैंने हिंदी में पढ़ाया था ना कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो उसमें क्या होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी के पूँछ में आग लगी ही नहीं थी और पूरा लंका जल गया। आग तो लगा ही होगा थोड़ा-सा, तभी तो वो पूँछ के सहारे तो जलाए थे। तो इसमें क्या होता है, बढ़ा-चढ़ा के बोला जाता है। तो हाइपरबोली में क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच मतलब जो हिंदी का ऊपर प्रत्यक्ष अलंकार है, वो इंग्लिश में क्या है, उसको हाइपरबोले बोलते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच एन एक्सेगरेशन और ओवर स्टेटमेंट इज मेड टू इलस्ट्रेट ए पॉइंट। तो क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट किया जाता है। बोलते हैं ना, अरे बहुत ओवर बोलते हैं, यानी क्या, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो ओवर स्टेटमेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। ठीक है, 10,000 सन्स लाइट ऑफ दिस रूम। आप इसका मतलब समझ गए ना, कोई कितना भी भूखा हो तो घोड़ा थोड़ी खा पाएगा, नहीं। और कोई कितना भी रूम में लाइट कोई हो जाएगा, कुछ भी लगा हो, तो अब ऐसा 10 सूरज के बराबर थोड़े प्रकाश हो पाएगा। तो इस व्हाट डज इट मीन, डज दिस मीन आई कुड एक्चुअली ईट एन एंटायर हॉर्स और दैट दिस रूम इज ब्राइटली ब्राइट फॉर द एक्चुअल सन? ऑफ कोर्स नॉट। इसका कहीं से ऐसा मतलब नहीं है, इसका डीपर मीनिंग है, आप समझो ना। कोई बोल रहा है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन ही इज वेरी हंग्री और आई एम वेरी हंग्री। कोई ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब यही ना हुआ, बहुत भूखा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। रेडिकुलस इमेज इज बीइंग पेंटेड इन आवर माइंड। तो इसको समझाने के लिए क्या किया जाता है, हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया जाता है।